जय हिंद बच्चों, आज हम लोग क्वेश्चन करेंगे ऑब्जेक्टिव। ठीक है, तो डेरिवेशन, जिस तरह से डेरिवेशन आपको वन बाय वन आपको मिलते चला गया है, उसी तरह से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो होगा वो हम आपके पास भेजेंगे। आप एक एक करके वीडियो को देखिए और प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, तो तरीका यह है कि आज हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का जो भी ऑब्जेक्टिव आ चुका है एग्जाम में वो आपको बताने जा रहे हैं। ठीक है, इसके बाद जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कंप्लीट होगा उसके बाद इलेक्ट्रिक करंट का ऑब्जेक्टिव बताएंगे, है ना। वन बाय वन हर एक चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको बताएंगे। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्वेश्चन आपको बता चुके हैं, आज वो क्वेश्चन कराने जा रहे हैं जो एग्जाम में आ चुका है। उसके बाद एक और ऑब्जेक्टिव का जाएगा इसी चैप्टर का, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का एक और जाएगा जिसमें हम उस क्वेश्चन को अटेंड करेंगे जो क्वेश्चन का संभावना है कि आ सकता है। ठीक है, तो चलिए वन बाय वन आप लोग देखते जाइए। कुछ क्वेश्चन आपको आता है वो क्वेश्चन आप टिक लगाइए खुद से, और जो नहीं आता है वो देखिए उसका सॉल्यूशन किस तरह से कर रहे हैं हम। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन यही है। पहला क्वेश्चन में क्या है, पहला क्वेश्चन में बोल रहा है, पहला क्वेश्चन में कि एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन फॉर्मूला बताइए। एप्सिलॉन नॉट का क्या बताइए, डायमेंशन फॉर्मूला। तो कैसे बनाएंगे, सवाल आता है कि सवाल बनाएंगे कैसे। आप एक बात समझिए, कूलॉम्स लॉ में एक फॉर्मूला आप पढ़े होंगे, F इक्वल टू के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, पढ़े थे। K को हम लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर लिख सकते हैं। एप्सिलॉन नॉट को यहाँ ले आइए, F को यहाँ ले जाइए, तो क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 1/4 पाई इंटू Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। और ये जो फोर्स है ये वाला वे चलाएगा यहाँ नीचे, ऐसे लिख देंगे। बताइए एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन लिखना है, तो देखिए कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का कोई डायमेंशन नहीं होगा। चार्ज है तो चार्ज का होता है 80, और 2 बार चार्ज है तो यहाँ 2 बार हम लोग 80 लिखेंगे, 80। नीचे क्या होगा, फोर्स, फोर्स का क्या होता है एम एल टी के पावर माइनस 2, और आर, आर मतलब लेंथ, एल स्क्वायर। होगा कि नहीं होगा। अब इसको अरेंज कर लीजिए, अरेंज कीजिएगा, क्या आ जाएगा आपका एम एल टी ए, पहले तो लिख दिए एम एल टी ए। अब सबका पावर देखते हैं, पावर देखते हैं, तो एम चला गया ऊपर तब पावर हो गया -1। एल देखिए यहाँ पर एल एक यहाँ है और यहाँ एल जो है वो 2 गो है, तो 2 और 1 कितना हो गया 3, 3 एल ऊपर गया तो -3 ऊपर हो गया। टी को देखिए ऊपर में 2 गो टी है, एक टी ए और एक टी ए, और यहाँ पर माइनस में 2 टी है तो दोनों टी ऊपर चला जाएगा तो प्लस में 2 हो जाएगा, और 2 पहले से था तो ऊपर में हो गया 4 टी। देखिए ए और ए 2 ए है ऊपर में तो ए के पावर 2 हो जाएगा। मतलब ये हो गया कि m के पावर -1, l के पावर -3, t के पावर 4 और a के पावर 2 आपको b में दिख रहा होगा। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। अब एक बात बताते हैं आपको, इतना ने बार बार बना के देखना नहीं है। 12th में क्या है, जो भी डायमेंशन लिखने को मिलेगा उसमें आप याद रखिए m l t a सब में आएगा। समझिएगा क्या बताने जा रहे हैं, याद रखिएगा। मालती आई याद रखिएगा सब, मालती आई। 12th का जो डायमेंशन फॉर्मूला रहेगा उसमें ज्यादातर नहीं सभी में मालती आई के फॉर्मेट में डायमेंशन रहेगा। अब इसमें क्या है, -1342 आया, -13 ऐसे लिखेंगे, -1342 आंसर। मालती आई -1342, तो एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन फॉर्मूला आपको याद रहेगा। एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन फॉर्मूला याद रहेगा। क्या बोले थे, मालती आई -1342, मालती आई -1342। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए ये बोल रहा है कि गॉस लॉ, क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। क्वेश्चन में बोला जा रहा है अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, गॉस लॉ के अकॉर्डिंग कौन सा एक्सप्रेशन सही लग रहा है आपको।
बताइए गॉस लॉ के अकॉर्डिंग कौन सा एक्सप्रेशन सही लग रहा है? तो टोटल फ्लक्स इक्वल टू होता है Q इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट। ये है गॉस लॉ, ये गॉस लॉ का फॉर्मूला है। तो इस तरह से कौन सा लग रहा है आपको? बी लग रहा होगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ E लिख सकते हैं, तो ये बी है, मतलब Q बाय एप्सिलॉन नॉट है कि नहीं है? तो आंसर कौन हो गया? बी। ठीक है, नेक्स्ट ये क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चन एक छोटा सा न्यूमेरिकल है। ये क्वेश्चन आप बहुत आराम से बना सकते हैं। क्वांटाइजेशन का है क्वेश्चन। ये कहाँ का है? क्वांटाइजेशन का। चलो बनाते हैं। चलिए बोल क्या रहा है देखिए, बोल रहा है द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फॉर 2 कूलम ऑफ चार्ज इज, मतलब Q का वैल्यू दिया है 2 कूलम, E का वैल्यू होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, N का वैल्यू हमसे पूछा गया। Q का वैल्यू दिया हुआ 2 कूलम, E का वैल्यू ये कांस्टेंट होता है, N का वैल्यू हमसे पूछा गया। तो क्या करेंगे हम लोग? लगा देंगे फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है Q इक्वल टू NE। तब बोलिए N इक्वल टू हो गया Q बाय E। Q इक्वल टू NE हुआ तो N इक्वल टू हो जाएगा Q बट्टा E। अब बताइए Q का वैल्यू है 2 और इसका वैल्यू है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ठीक है, देखिए ये डेसिमल को ऊपर ले जाइए तो क्या हो जाएगा? ऊपर हो जाएगा 20, नीचे होगा 16, गुना ऊपर ले जाइए 10 दी पावर हो जाएगा 19। एक बात बताइए, अब क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। 4 से काटिए, 4 चौक 16, 4 पचे 20, 5 को 4 से डिवाइड कर दीजिएगा तो आ जाएगा 1.25 इंटू 10 दी पावर 19 इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन आंसर, मतलब आंसर कौन हो गया? बी आंसर हो गया। बोलिए, बहुत छोटा सा सॉल्यूशन था जो आपको बता दिए हम करके। नेक्स्ट ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन समझिए सब, ये क्वेश्चन समझिए। इसमें क्या बोल रहा है देखिए आप, इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट्स, if the distance between two plates of parallel plate capacitor is half its capacity, बोल रहा है कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का जो डिस्टेंस है, मतलब सेपरेशन जो है, उसको अगर आधा कर दिया जाए, हाफ कर दिया जाए, आधा कर दिया जाए, तब उसके कैपेसिटी में क्या चेंजिंग आएगा? कैपेसिटी में क्या चेंजिंग आएगा? चलिए इसको बहुत अच्छा से आपको समझाते हैं। C इक्वल टू होता है बाबू A एप्सिलॉन नॉट बाय D होता है। इसका मतलब ये हुआ कि C जो है वो एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है और C जो है वो सेपरेशन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू है। एरिया बढ़ाएंगे तो C बढ़ेगा, एरिया घटाएंगे तो C घटेगा, लेकिन यहाँ एरिया को छेड़ा नहीं गया तो एरिया वाला बात हम खत्म करते हैं। सेपरेशन मतलब D को छेड़ा गया है। D का कहानी ये है, D बढ़ाएंगे तो C घटेगा और D को अगर घटाएंगे तो C बढ़ेगा। अब यहां बोला गया कि सेपरेशन को आधा किया गया, आधा मतलब D को आधा किया गया, इसका मतलब C जो है वो बढ़ जाएगा। D को घटाया गया तो C क्या होगा? इंक्रीज होगा, और C अगर इंक्रीज होगा तो इंक्रीज वाला आंसर होगा। देखिए डिक्रीज वाला तो आप तुरंत काट दीजिए, डिक्रीज तो होने वाला है नहीं। समझ में आ रही बात? D को घटाएंगे तो C बढ़ेगा, मतलब इंक्रीज वाला बढ़े आंसर होने वाला है। अब इंक्रीज में क्या है कि 2 टाइम्स इंक्रीज होगा कि 4 टाइम्स इंक्रीज होगा, तो ये कैसे चेक करेंगे? तो C जो है वो 1/D है, तो D को जितना टाइम्स घटाया जाएगा C उतना टाइम्स बढ़ जाएगा। बात आ रही समझ में? C D को जितना टाइम घटाएंगे C उतना टाइम्स बढ़ जाएगा। तो देखिए D को किया गया आधा, मतलब D/2 कर दिया गया,
तो C 2 टाइम्स बढ़ जाएगा, मतलब आंसर हो जाएगा 2C, 2 टाइम्स बढ़ जाएगा, तो आंसर कौन हो जाएगा? A। आपका आंसर हो जाएगा A। D को जितना टाइम घटाया जाएगा C उतना टाइम्स बढ़ जाएगा, तो D को किया गया आधा, ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? A आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, ये देखिए, ये सवाल जो है वो प्योर थ्योरी का सवाल है। बोल रहा है कि एक सेल जो है, सेल आप समझिएगा सब, सेल इसे कहते हैं, मेटल का फुटबॉल को सेल कहते हैं। मेटल का जो फुटबॉल होता है, मान लीजिए मेटल का फुटबॉल है, तब मेटल का जो फुटबॉल होता है उसे सेल कहते हैं। तो बोल रहा है यहाँ पे कि एक स्फेरिकल सेल के अंदर, स्फेरिकल सेल के अंदर इनसाइड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होता है। तो याद रखिएगा कि सेल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 0 होता है और पोटेंशियल यहाँ पे कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट होता है। बात आ रही समझ में? सेल के अंदर पोटेंशियल क्या होता है? कांस्टेंट होता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? 0। इसका मतलब आंसर कौन हो गया? बी। हमसे पोटेंशियल के बारे में पूछा गया, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पूछा जाएगा तो आंसर क्या लिखेंगे? 0। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। ये देखिए, ये क्वेश्चन बोल रहा है कि द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द पोटेंशियल ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल वेरी विथ डिस्टेंस आर एज। इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बताइए, आप लोग को याद है? इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हमको चाहिए एक्स एक्सिस पे, एक्सियल पे, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का भी फॉर्मूला चाहिए एक्स एक्सिस पे, एक्सियल पे। तो आपको याद होगा एक्सियल पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है Kp/r³, और पोटेंशियल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है Kp/r²। अब यहां से अगर हम बात करें तो E1/r³ हो रहा है, और यहां अगर हम बात करें तो V जो है वो 1/r² हो रहा है। देखिए E1/r³, V 1/r²। तो यहां बोला गया हमको सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड, उसके बाद बोला गया पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब हो गया ये वाला किस तरह से वैरी करेगा सो, और पोटेंशियल का मतलब हो गया ये वाला। तो आप बताइए, अगर पहले इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा है क्वेश्चन में तो पहले इलेक्ट्रिक फील्ड वाला देखेंगे, फिर जब पोटेंशियल लिखा है तो पोटेंशियल वाला देखेंगे। बताइए, यहाँ पे सबसे पहले r³ आएगा, फिर r² आएगा, इसका मतलब आंसर हुआ डी। आप सी को लगा दीजिएगा तो गलत होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड पहले लिखा है, तो पहले इलेक्ट्रिक फील्ड वाला लेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बाद में लिखा है तो पोटेंशियल बाद में लेंगे। अगर सवाल ऐसा रहता कि यहाँ पूछ देता इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पहले यहाँ पोटेंशियल लिख देता और यहाँ बाद में इलेक्ट्रिक फील्ड लिखता, तो फिर आंसर हो जाता सी। जबकि ऐसा नहीं है, पहले क्या है? पहले इलेक्ट्रिक फील्ड है, फिर पोटेंशियल है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड पहले और पोटेंशियल बाद में। बोलिए, बात आ रही समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं। एक अच्छा क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल है, इसको हम लोग अच्छा से बनाएंगे, समझेंगे ढंग से। तो स्टार्ट करते हैं। पहले हम क्वेश्चन आपको समझाते हैं। आपको अगर लग रहा है कि हम बना लेंगे तो ट्राई कर सकते हैं वीडियो को रोक के, टेंशन ना लो। बोल रहा है टू चार्ज स्फीयर्स व्हिच आर सेपरेटेड एट ए डिस्टेंस d exerts a force F between on each other if charge are double then them and distance between
them as double, then the force is, देखिए सवाल क्या है। सवाल ये है, एक Q1 चार्ज है, एक Q2 चार्ज है, दोनों का सेपरेशन हम लोग ले लेते हैं R ले लिए। तो यहां पे फोर्स कितना हो गया, K Q1 Q2 बाय R का स्क्वायर। अब बोल रहा है कि टू चार्ज सेपरेटेड आर सेपरेटेड डिस्टेंस ऑफ इतना बिटवीन इफ चार्ज आर डबल, अगर चार्ज को डबल कर दिया जाता है, मतलब जो Q है उसको लिखेंगे 2Q1, यहां भी हो जाएगा 2Q1, है ना। और डिस्टेंस को भी डबल किया गया, डिस्टेंस को भी क्या किया गया, डबल। मतलब जहां पे D था किधर गया, जहां R था उसको लिख दिए 2R। तो अब फोर्स कितना लगेगा सो बोल रहा है। फिर से देखिए इसको, Q1 Q2 था चार्ज, डिस्टेंस R माने, तो इस पे फोर्स लग रहा था F। तो बोला गया कि चार्ज को अगर डबल कर देते हैं, मतलब ये 2Q कर देते हैं, और सेपरेशन को भी डबल कर देते हैं, सेपरेशन हो गया डबल। तो बोल रहा है कि अब इसके बीच कितना फोर्स लगेगा, इस ऑप्शन में कौन सही है। तो ये बहुत आसान हो सकता है कि F इक्वल टू हम लिखेंगे यहाँ पे न्यू फोर्स लिखेंगे तो हो जाएगा K 2Q1 2Q2 डिवाइड बाय 2R का स्क्वायर, तो 4R का स्क्वायर हो जाएगा, 2R का स्क्वायर फॉर्मूला में है, तो 4R का स्क्वायर। अब बताइए 2 से 2 और ये 4 कट जाएगा कि नहीं, तो न्यू फोर्स जो आया वो आ गया K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। अब इसको देखिए, इसको देखिए और इसको देखिए, इसको दोनों का वैल्यू सेम दिख रहा होगा। मतलब ये हुआ कि न्यू फोर्स जो होगा वो पहले के फोर्स के इक्वल आ गया। ए आंसर हो गया आपका, ए आपका क्या हो गया, आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, और ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन भी न्यूमेरिकल है, आप इसको बहुत आराम से बना सकते हैं। यहां पे देखिए क्या बोल रहा है, बोला गया 100 नैनो कूलाम चार्ज है, Q का वैल्यू है 100 नैनो कूलाम, तो इसको लिखेंगे 100 गुना 10⁻⁹ कूलाम, ऐसे लिखेंगे। अब बताइए यहाँ 100 है, यहाँ देखो नाइनो को हटाने के लिए 10⁹ किया जाता है, तो यहाँ 2 जीरो और यहाँ कितना जीरो है, 9 जीरो, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 गुना 10⁻⁷ जीरो लिख दिए सीधे। E का वैल्यू क्या होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम होता है, लिख दिए। अब एक बात समझिएगा, हम लोग को N निकालना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे Q इक्वल टू NE, तो N इक्वल टू हो जाएगा Q बाय E, तो Q का वैल्यू हो गया हमारा 1 इंटू 10⁻⁷, E का वैल्यू हो गया 1.6 इंटू 10⁻⁻19। अब यहाँ पे देखिए N इक्वल टू हो गया, ये देखिए यहाँ डेसिमल है ना 1.6, एक जीरो ऊपर चला जाएगा तो 10 हो गया, नीचे हो गया 16। बताइए ऊपर है 7 जीरो माइनस में, नीचे है 19 जीरो, तो नीचे बचेगा 13 जीरो, 13 और 7 19 होता है, 12 जीरो, 12 और 7 19 होता है, तो नीचे बचेगा 12 जीरो माइनस में, चला जाएगा ऊपर, तो हो जाएगा 12 जीरो प्लस में। ठीक है, 12 जीरो का लमसम कोई ऑप्शन दिख रहा है, ये वाला आंसर होगा। ठीक है, यही सब पकड़ में आ गया, ये वाला आंसर होगा। ठीक है, लेकिन फिर भी हम आपको सॉल्व करके बता देते हैं। बताइए यहाँ 10 है, यहाँ 12 जीरो है, एक जीरो यहाँ ले आइए, तो ये हो जाएगा आपका 100, नीचे हो गया 16, गुना हो गया 10⁻11, 100 को 16 से डिवाइड कीजिए, 100 को 16 से डिवाइड कीजिए, तो आपका रिजल्ट आ जाएगा 6.25 इंटू 10⁻11 आंसर। मतलब डी आपका क्या हुआ, आंसर।
बहुत आराम से हम क्वेश्चन आपको बता रहे हैं, आप अगर अच्छा से ध्यान से देखिएगा तो ऐसा नहीं है कि आपको समझ में नहीं आएगा। थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहे हैं, इधर काम चल रहा है, इसके वजह से आवाज आ रहा है ना, थोड़ा सा बर्दाश्त कीजिएगा आप लोग। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन में बोला गया कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट पूछ रहा है। E इक्वल टू फॉर्मूला याद रखिए F बाई क्यू होता है, और E इक्वल टू याद रखिए माइनस dV बाई क्या होता है dr। ये दोनों फॉर्मूला याद रखिए। E इक्वल टू F बाई क्यू, E इक्वल टू माइनस dV बाई dr। यहां से यूनिट लिखिएगा तो न्यूटन पर कूलम हो जाएगा, यहां से यूनिट लिखिएगा तो न्यूटन पर कूलम, यहां से यूनिट लिखिएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का तो क्या हो जाएगा वोल्ट पर मीटर। और ये दोनों सवाल एग्जाम में पूछा गया है। इलेक्ट्रिक फील्ड का ऐसा यूनिट न्यूटन पर कूलम, और इलेक्ट्रिक फील्ड का ऐसा यूनिट वोल्ट पर मीटर। V मतलब वोल्ट और R मतलब मीटर, तब वोल्ट पर मीटर। तो यहाँ पे आंसर कौन हो गया D। यहाँ वोल्ट पर मीटर दिया नहीं है तो न्यूटन पर कूलम है, तो वो आंसर दे देंगे। बोलिए बात आ रही समझ में? ठीक है, यहां तक क्लियर है। चलिए ये याद रखिएगा, ये एग्जाम में आया हुआ, आगे मिलेगा, ये क्वेश्चन मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ ये क्वेश्चन जो है वो कंसेप्चुअल है, हम समझा देते हैं आपको, आप समझ लीजिएगा, याद रखिएगा ये बात। क्या बोला जा रहा है सो सुनिए। अगर कोई यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये देखिए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये हो गया यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड अगर है कहीं पे किसी एरिया में, अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट है, और अगर वहां पे आप रख देते हैं कोई डाइपोल को इस तरह से, उस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर आप डाइपोल को रखते हैं तो ये डाइपोल जो है वो सिर्फ रोटेट करेगा, ऐसे 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 सिर्फ घूमेगा घूमेगा। क्यों? क्योंकि इस पे नेट फोर्स जीरो होता है। नेट फोर्स क्या होता है? जीरो। नेट फोर्स जीरो होता है, लेकिन टॉर्क जीरो नहीं होता। टॉर्क जीरो नहीं होता जिसके कारण ये घूमता है। टॉर्क जीरो नहीं होता, इसके कारण ये क्या है? घूमता है। तो वही बोल रहा है कि when an electric dipole is placed in uniform electric field it experience। अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हम एक डाइपोल को रखते हैं तो कि क्या एक्सपीरियंस करेगा वो? नेट फोर्स या टॉर्क? आंसर क्या होगा? टॉर्क। क्यों? क्योंकि नेट फोर्स उस पे कितना होता है? जीरो। अगर आपके मन में है कि सर नेट फोर्स जीरो कैसे हुआ, तो सुनो बाबू, इस चार्ज पे इस डायरेक्शन में फोर्स मान लो अगर 10 न्यूटन लग रहा है, तो इस चार्ज पे इस डायरेक्शन में भी 10 न्यूटन ही लगता है। तो इधर हो गया 10 न्यूटन, इधर हो गया 10 न्यूटन। दो डायरेक्शन में अगर 10-10 न्यूटन फोर्स लग रहा है, इसका मतलब कि नेट फोर्स कितना हो गया? जीरो। तो आंसर हो गया आपका बी। ये क्वेश्चन जो है प्योर कंसेप्चुअल सवाल है, थ्योरी में लाइन लिखा हुआ रहता है। ठीक है, आपको समझा देते हैं। ये सवाल गॉस लॉ से है। मान लिया जाए एक गॉसियन सरफेस है ऐसे, इसमें कोई चार्ज रख दिए हम लोग Q। ठीक है, तो यहां पे जो फ्लक्स निकलेगा वो होता है Q बाय एप्सिलॉन नॉट। अंदर में जितना चार्ज होता है उसको ऊपर लिखते हैं और एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड कर देते हैं। गॉस लॉ में ये बताया गया। ठीक है, अब अगर इस स्फीयर का, ये स्फीयर है ये, अगर इस स्फीयर का साइज आप बड़ा कर देते हैं, लेकिन चार्ज Q का Q ही रखते हैं, चार्ज चेंज नहीं कर रहे हैं आप, सिर्फ इसका साइज चेंज कर रहे हैं, तो फ्लक्स होगा Q बाय एप्सिलॉन नॉट। यही आंसर होगा, क्योंकि गॉसियन सरफेस के साइज पे फ्लक्स चेंज नहीं करता। ये छोटा हो
या बड़ा हो उससे कोई लेना देना नहीं है। जैसे मान लिया जाए छोटा थैली में, है ना, छोटा थैली में 2 किलो आलू है, अगर उसी आलू को हम बड़ा थैली में रख देंगे, बात आ रही समझ में, तो जिस तरह से ज्यादा इफेक्ट नहीं हो रहा है, ज्यादा हमको कोई फायदा होने वाला नहीं है, ऐसा ही है यहाँ गॉसियन सरफेस के साइज बड़ा करने से कोई लेना देना नहीं होता है फ्लक्स को। अगर यहाँ पे इतना मिल रहा है तो यहाँ पर भी इतना ही मिलेगा। यही नहीं, अगर आप थैला का शेप को चेंज कर देते हैं, मान लो ये स्फेरिकल थैला था, यहाँ पे अगर आप क्यूब लगाए सिलेंड्रिकल लगा देते हैं, सिलेंडर आकार के थैला में रख देते हैं, तब भी फ्लक्स का वैल्यू कितना होगा, Q/ε0 होगा। मतलब इससे हम एक बात समझ में आ गया हमको कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू ना तो साइज पे डिपेंड करता है गॉसियन सरफेस के, ना ही शेप पे डिपेंड करता है। अब क्वेश्चन को हम लोग पढ़ते हैं। क्वेश्चन में बोला जाता है, यहाँ बोला जा रहा है, ए चार्ज Q इज इनक्लोज्ड बाय ए गॉसियन स्फेरिकल सरफेस ऑफ रेडियस R. If the radius is double, then the outward electric flux will be. बोल रहा है कि एक गॉसियन सरफेस था जिसका रेडियस R था, वहां पे चार्ज को रखा गया, इसको R बोल देते हैं, तो यहाँ रखा गया। तो जब इस गॉसियन सरफेस को 2R कर देते हैं, रेडियस को डबल कर देते हैं, तो बोलिए फ्लक्स क्या होगा। तो आप बताइए क्या होगा, सेम के सेम रहेगा या चेंज हो जाएगा, तो लिखेंगे सेम रहेगा। तो रिमेन्स अनचेंज लिखाएगा बाबू, यहाँ पे रिमेन्स अनचेंज्ड, सी इसका आंसर हो जाएगा। अनचार्ज लिखा हुआ है, अनचेंज कर दीजिएगा। क्या लगता है, समझ में आ रहा है? आइए इसको समझते हैं हम। देखिए इसमें क्या बोला गया, बोला गया A Gaussian spherical enclosed an electric dipole within it, the total flux across the sphere is. एक गॉसियन सरफेस है, गॉसियन सरफेस है, एक ले लेते हैं हम लोग, ये हो गया गॉसियन सरफेस, इसमें एक डाइपोल रखा गया, एक डाइपोल रख दिए, प्लस Q माइनस Q, ठीक है। अब बोलता है कि इससे बताइए फ्लक्स कितना निकलेगा, टोटल फ्लक्स कितना होगा। एक बात समझिए, जब भी टोटल फ्लक्स लिखना हो तो याद रखिएगा नेट चार्ज लिखना है इनक्लोज में, अंदर में जो नेट चार्ज रहेगा उसको लिख दीजिएगा और डिवाइड किसे कीजिएगा, एप्सिलॉन नॉट से। नेट चार्ज जो अंदर में होगा, नेट चार्ज मतलब प्लस माइनस को जोड़ के लिखना होगा, तो अंदर में कितना हो गया, एक डाइपोल रखा गया है, डाइपोल का मतलब ही होता है एक प्लस और एक माइनस, तो अंदर में हो गया एक प्लस चार्ज, एक हो गया माइनस चार्ज, डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, तो प्लस माइनस हो गया 0, एप्सिलॉन नॉट, तो आंसर कितना आया हीरो, 0, तो आंसर कौन सा हो गया, डी। अब एक बात बताएं, हो सकता है एग्जाम में यहाँ एक डाइपोल है, वहां 3 डाइपोल दे दे या 2 डाइपोल दे दे गॉसियन सरफेस के अंदर, तो आपको जवाब यही देना है जो अभी आपको बताएं, ठीक है, 0, नेट चार्ज 0, तो आंसर भी क्या होगा, 0। इस क्वेश्चन को आप देखिए, ये क्वेश्चन आपको टिक लगाना है और आगे बढ़ जाना है, इस क्वेश्चन में आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आप देखिए ध्यान से, आपको एक क्वेश्चन अभी फॉर्मूला बताए थे पोटेंशियल ग्रेडियंट का, या बोलिए पोटेंशियल ग्रेडियंट, या बोलिए रिलेशन बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड E एंड द पोटेंशियल V। E और V में एक रिलेशन बताइए, तो आपको बताएं E इक्वल टू होता है माइनस dV बाय dr। अब इस R को X भी लिख सकता है, Y भी लिख सकता है और Z भी लिख सकता है, R के जगह पे X Y Z कुछ भी लिख सकता है, ठीक है। तो आंसर ये हो गया यहाँ पे dV बाय dx, मतलब A आंसर हो गया, dV बाय dx आंसर हो गया। माइनस भी होना चाहिए, यहाँ पर भी dV बाय dx है,
लेकिन यहाँ माइनस नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका सही। बोलिए, इतना बात आपको समझ में आ रही है? तो ये हो गया आंसर। आगे बढ़ते हैं, यहां पे आते हैं। चलिए इसको समझते हैं, हम इस क्वेश्चन को समझते हैं, इस क्वेश्चन को समझते हैं। यहां क्या बोला जा रहा है? ठीक है, आपको एक बात बताते हैं, आपको ये पता होगा, ठीक है, पता ये होगा, किधर चला गया? आप एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस समझते हैं, ठीक है, ये हो गया, मान लिया जाए वाई एक्सिस, ये हो गया आपका एक्स एक्सिस। तो वाई एक्सिस और ये जो एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस को इक्वेटोरियल पोजीशन कहते हैं, इसको इक्वेटोरियल पोजीशन कहते हैं, और एक्स एक्सिस को एक्सियल पोजीशन कहते हैं। अगर कोई डाइपोल को हम यहां रख देते हैं ऐसे, प्लस क्यू चार्ज माइनस क्यू चार्ज, तो एक्स एक्सिस पे जितना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, वाई एक्सिस पे इसके आधा होता है। कहने का मतलब कि यहां पे अगर हम 20 न्यूटन पर कूलम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, तो यहां पे जो मिलेगा मेरा, वो मिलेगा 10 न्यूटन पर कूलम। अगर यहाँ पे दूरी सेम होना चाहिए, यहां से यहाँ का दूरी और यहां से यहाँ का दूरी जो होगा वो सेम होगा। अगर यहाँ पे निकालते हैं हम लोग, मान लिया जाए 40 न्यूटन पर कूलम, तो अगर यहाँ से जो हाइट, यहाँ से यहाँ का दूरी और यहाँ से यहाँ का दूरी, अगर इधर का दूरी सेम लेते हैं, ठीक है, तो x के इधर आधा हो जाएगा। तो बताइए, अगर इधर 40 हुआ है तो इधर कितना हो जाएगा आपका आंसर? आंसर हो जाएगा 20 न्यूटन पर कूलम। इसका मतलब ये हुआ कि एक्स एक्सिस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू होता है, उससे वाई एक्सिस पे आधा होता है। इतना बात आप याद रखिएगा। अब यहाँ पे ऑप्शन जो दिया है वो देखते हैं। एक्स एक्सिस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसको ई ए कहते हैं, और वाई एक्सिस पे जो होता है उसको ई कहते हैं, मतलब एक्सियल, और ये हो जाएगा इक्वेटोरियल। अब यहाँ पे बताइए, ये दोनों को ध्यान से देखिए, है ना, हमको पता है एक्स एक्सिस पे ज्यादा होगा और वाई एक्सिस पे कम होगा। तो एक्स एक्सिस पे कितना ज्यादा होता है? 2 गुना ज्यादा होता है। एक्स एक्सिस पे कितना ज्यादा होता है? 2 गुना ज्यादा होता है। तो वाई एक्सिस को 2 से गुना करना होगा, तब ये एक्स एक्सिस के इक्वल आएगा। तो ये रिलेशन आप याद रखिएगा। एक्स एक्सिस पे वैल्यू जो होता है वो वाई एक्सिस से ज्यादा होता है। एक्स एक्सिस पे कितना ज्यादा होता है? तो 2 गुना ज्यादा होता है। तो वाई एक्सिस को हम 2 से अगर गुना कर देंगे तो एक्स एक्सिस के इक्वल आ जाएगा। और एक और तरीका इसको है समझने का, वो क्या है वो भी देख लीजिए, हम वो भी आपको समझा देते हैं। एक्स एक्सिस का फॉर्मूला होता है 2kp/r³। वाई एक्सिस वाला होता है, वाई एक्सिस वाला होता है, इक्वेटोरियल वाला होता है kp/r³। ये होता है फॉर्मूला। एक्सियल का ये होता है, इक्वेटोरियल का ये होता है। अब यहाँ पे देखिए, kp/r³ के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? इक्वेटोरियल। तो यहाँ हो जाएगा 2 गुना ई इक्वेटोरियल। देखिए 2 के जगह 2 रहने दिए और kp/r³ के जगह क्या लिख दिए? ई लिख दिए, ई लिख दिए। तो मेरा आ गया आंसर कौन सा? बी आ गया आंसर, बी आ गया आंसर। तो बताइए, एक्स एक्सिस पे ज्यादा होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कि वाई एक्सिस पे? तो एक्स एक्सिस पे होता है। कितना ज्यादा होता है? 2 गुना ज्यादा होता है। चलिए यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि द कैपेसिटेंस, यहाँ बोल रहा है कि द कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर डज नॉट डिपेंड ऑन। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जो है वो किस पे डिपेंड नहीं करता है? किस पे डिपेंड नहीं करता है? तो देखिए हम लोग समझते हैं कि किस पे डिपेंड नहीं करता है। चलिए तो यहां हम लोग देखेंगे, अगर ये कोई पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है
तो इसका फॉर्मूला जो होता है वो पहले समझिए, C इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट के बाय डी, ये होता है फॉर्मूला, है ना। C इक्वल टू होता है ए एप्सिलॉन नॉट के बाय डी होता है फॉर्मूला। अब इसको ध्यान से आप देखिए, यहां पे आपको ये बात समझ में आ रहा होगा कि C जो है वो एरिया पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिपेंड कर रहा है। C जो है वो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पे डिपेंड कर रहा है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मतलब होता है मीडियम पे डिपेंड कर रहा है। दूसरा ये हुआ। तीसरा, C जो है वो D पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिपेंड कर रहा है, मतलब एरिया पे डिपेंड कर रहा है, मीडियम पे डिपेंड कर रहा है और सेपरेशन पे डिपेंड कर रहा है। देखिए एरिया पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है, मीडियम पे डिपेंड कर रहा है, डिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है। किस पे डिपेंड नहीं करेगा? मेटल पे, मेटल और प्लेट पे। तो आंसर कौन हो जाएगा? बी। आपका आंसर कौन हो जाएगा? बी। एक बात समझिए, बाल्टी एक बनाइए आप, फिर चाहे वो फाइबर का बनाइए, है ना, फिर चाहे वो टीना का बनाइए, फिर चाहे वो मेटल का बनाइए, फिर चाहे वो स्टील का बनाइए। अगर आप 5 लीटर का बाल्टी बनाए हैं, 5 लीटर पानी स्टोर करने वाला बाल्टी बनाए हैं, तो किस मटेरियल से बना रहे हैं उससे कोई लेना देना नहीं है। उसी तरह से कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस होता है वो इस बात पे डिपेंड नहीं करता है कि वो किस मटेरियल से बनाया गया है। तो आंसर हुआ बी, मतलब मेटल पे, है ना, मेटल और प्लेट पे डिपेंड नहीं करता। बात आ रही समझ में? चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 16। ये देख, ये क्वेश्चन अभी तुरंत हम आपको बताए हैं, तो थोड़ा सा हम चाहेंगे कि आप मदद कीजिए। यहां बोला जा रहा है, क्या बोला जा रहा है? if a dielectric be introduced between the plates of a parallel plate capacitor, then the value of its capacitance। बोल रहा है कि अगर एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, चलिए एक एयर वाला ले लेते हैं जिसमें एयर भरा गया, और एक और ले लेते हैं जिसमें डाइलेक्ट्रिक भरा गया। डाइलेक्ट्रिक भरा गया मतलब के कांस्टेंट लेते हैं। तो बोल रहा है कि जब एयर से हम कोई डाइलेक्ट्रिक भर देंगे तो उसका कैपेसिटेंस इंक्रीज होगा कि डिक्रीज? तो देखिए यहां पे होता है ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी। जब एयर भरा रहेगा तो ये होगा ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी, लेकिन जैसे डाइलेक्ट्रिक भर दीजिएगा इसका कैपेसिटेंस हो जाएगा ए एप्सिलॉन नॉट के बाय डी, ये हो जाएगा। ये देखिए, जब एयर रहेगा तो ये फॉर्मूला लगाएंगे, जब डाइलेक्ट्रिक भराएगा तो ये लगाएंगे। तो देखिए यहाँ के जो है वो मल्टीप्लाई में आ गया। मल्टीप्लाई में आने का मतलब है कि इंक्रीज करेगा। सी का वैल्यू क्या होगा? इंक्रीज करेगा। ये के का वैल्यू अगर नीचे रहता तो सी का वैल्यू डिक्रीज करता, लेकिन ये यहाँ पे जो के मिल रहा है हमको, ये ऊपर में मिल रहा है, इसका मतलब सी क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। और वैसे भी आप याद रखिए कि जब एयर भरा हुआ रहता है कैपेसिटर के अंदर, है ना, और हम उसमें जब डाइलेक्ट्रिक भरते हैं तो उसका कैपेसिटेंस इंक्रीज करता है। तो ये आंसर हो जाएगा आपका बी। बी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आज नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इसमें ये देखिए, ये क्वेश्चन में आपको कलम चलाने की जरूरत नहीं है, आपको फॉर्मूला याद रखना होगा। इसमें आपको कलम चलाने की जरूरत नहीं है, याद रखिएगा। एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला होता है 1/2 एप्सिलॉन टी स्क्वायर। ये फॉर्मूला याद रखिए, है ना, एनर्जी डेंसिटी का है फॉर्मूला, इसमें हम कुछ नहीं बोल सकते हैं। और इसका आंसर हो जाएगा डी, 1/2 एप्सिलॉन नॉट टी स्क्वायर। ये ब्रैकेट हो या ना, उससे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, चलिए तो ये आंसर हो जाएगा आपका। ये फॉर्मूला आप याद रखिएगा एनर्जी डेंसिटी का। ये हो गया। पोटेंशियल का पूछ रहा है डायमेंशन, ये तो 11th में आप पढ़े हैं, ये चीज आप 11th में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पे V इक्वल टू फॉर्मूला होता है W/Q। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डायमेंशन पूछ रहा है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, तो V इक्वल टू W/Q होता है। W का क्या होता है? mL T के पावर 2 L के पावर 2। और चार्ज का क्या होता है? AT। तो इसको अरेंज कर दीजिए।
m रह गया, l हो गया 2, t के पावर हो जाएगा, है ना, t, एक t से एक t कट जाएगा तो एक t बच गया, a चला गया ऊपर तो a के पावर क्या हो जाएगा -1। ये देख लीजिए, ये कहीं है या गलत कर रहे हैं हम लोग। v इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू हुआ और w का फॉर्मूला हो गया ml² t के पावर 2, और चार्ज का क्या होता है, चार्ज का हो गया 80, m हो गया यहाँ, l² हो गया और t एक t से हो, सॉरी यहाँ माइनस रहता है, ये गलती हो रहा है हम लोग से, यहाँ माइनस होता है, t के पावर -2 होता है, तो t ये ऊपर जब जाएगा तो t के पावर यहाँ -3 हो जाएगा, यही गलती हो रहा था हम लोग से। तो आंसर कौन हो गया, बी आंसर हो गया। ठीक है, फिर इसमें आया ना, मालती आई फिर से आ गया, है ना, सेम आएगा उसा ही। चलिए नेक्स्ट देखिए, ये देखिए 19 भाई, ये 20 क्वेश्चन करेंगे आज हम लोग टोटल। ठीक है, तो चलिए इसमें क्या लिखा हुआ है समझिएगा सब। बोल रहा है कि अगर कोई पॉजिटिव चार्ज हो जाता है, कोई भी पॉजिटिव चार्ज हो जाता है तो इसमें इलेक्ट्रॉन बढ़ता है या इलेक्ट्रॉन घट जाता है, या प्रोटॉन बढ़ता है या प्रोटॉन घट जाता है। बेसिक बात समझिए, अगर हम एक सोडियम उठाते हैं तो इसमें 11 इलेक्ट्रॉन होता है, 11 प्रोटॉन होता है। एक बात जानिए, प्रोटॉन को लेके जजमेंट आपको नहीं करना है, क्योंकि प्रोटॉन को ना तो हम लोग निकालते हैं ना ही लाते हैं, तो प्रोटॉन वाला ऑप्शन हो जाएगा गलत। जहां जहां प्रोटॉन है, मतलब ना इसका जवाब देना हमको ना इसका जवाब देना, प्रोटॉन को नहीं छेड़ना है। बात करेंगे इलेक्ट्रॉन से, तो बताइए सोडियम से जब हम लोग एक इलेक्ट्रॉन को बाहर कर देते हैं तो यहाँ बच जाएगा 10 इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन जब बाहर चला जाएगा तो इस पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इसमें अभी 11 प्रोटॉन बचा हुआ है। एक इलेक्ट्रॉन, इसमें कितना इलेक्ट्रॉन था, 11 था, एक को कर दिए बाहर तो इसमें बच गया 10 इलेक्ट्रॉन, तो इस पे हो गया पॉजिटिव चार्ज। तो वही बोल रहा है कि अगर कोई पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा तो क्या लगता है, इलेक्ट्रॉन घटेगा बढ़ेगा, तो घटेगा। पहले कितना था 11, अब कितना हो गया 10, तो क्या होगा, घटेगा। तो आंसर हो गया बी। लास्ट क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए, लास्ट क्वेश्चन हो गया ये 20। ये न्यूमेरिकल है, इसको ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा टाइम लेगा लेकिन हम आपको समझा देंगे, टेंशन ना लीजिए। देखिए सवाल बोल रहा है 2 point charges of 3 microcoulomb and 4 microcoulomb repel each other with a force of 10 Newton। मतलब 3 माइक्रोकुलाम और 4 माइक्रोकुलाम चार्ज है, उसके बीच जो फोर्स लगेगा, ये दोनों के बीच जो फोर्स लगेगा उसका वैल्यू 10 न्यूटन दिया है। तो चलिए ना हम लोग मान लेते हैं इसके दोनों के बीच का सेपरेशन को R मान लेते हैं, तो F इक्वल टू हो जाएगा यहाँ K गुना 3 माइक्रोकुलाम, माइक्रो को रहने दो, 3 गुना 4 डिवाइड बाय R का स्क्वायर। अब F का वैल्यू कितना दिया है, 10 दिया है, तो यहां लिख देते हैं 10 के 4 तिया 12 डिवाइड बाय R स्क्वायर, इक्वेशन 1 हो गया। अब कुछ ये बोल रहा है उसको सुन लेते हैं हम लोग। बोल क्या रहा है, इफ each is given an additional charge of -6 माइक्रोकुलाम। कहने का मतलब ये हुआ कि -6 कुलाम इसको दिया गया और -6 कुलाम इसको दिया गया, देन द न्यू फोर्स, तब बताओ न्यू फोर्स क्या होगा। तो बहुत आसान है, टेंशन ना लो। बोलिए अगर माइनस इसको देंगे, -6 इसको अगर देंगे तो कितना बचेगा, बचेगा यहाँ -3 माइक्रोकुलाम, क्योंकि प्लस पहले से है। देखो यहाँ पे था कितना, +3, -6 दिए, फिर इसमें आ जाइए, इसमें 4 पहले से था, दिए कितना -6, तो बोलो यहाँ बचा कितना, यहाँ बचा -3 और यहाँ कितना बचा -2। दोनों के बीच का सेपरेशन R ही रखना है, दोनों का सेपरेशन कितना रखना है, R रखना है। तो अब यहाँ जो न्यू फोर्स होगा वो कैसे निकालेंगे, K गुना 3 गुना
2 और डिवाइड बाय आर स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, ये न्यू फोर्स है, ये ओल्ड फोर्स है, एक को दूसरे से डिवाइड कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। ऊपर लिख देते हैं 10, नीचे लिख देते हैं एफ न्यू, लिख दिए। यहां ये ऊपर 10 लिखे हैं तो ऊपर ये लिखेंगे के गुना 12 डिवाइड बाय आर स्क्वायर। नीचे क्या लिखेंगे, ये पूरा लिखेंगे के गुना 3 दूनी 6 कर देते हैं, 3 दूनी 6 डिवाइड बाय आर स्क्वायर। बस काटिए गर्दा कबाड़ के से के कट गया, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, और 6 दूनी 12 कट गया, तो बचा ऊपर कितना 10, नीचे एफ न्यू, और ये 2 ऊपर बचा है ऊपर। ठीक है, तो एफ न्यू को यहां लाइए और 2 को नीचे ले जाइए, तो 10/2 इक्वल टू एफ न्यू। काट दीजिए, आया कितना 5। एफ न्यू का वैल्यू कितना आ गया 5, तो आंसर हो गया 5। 5 कहीं है, सी हो गया आपका आंसर। ठीक है, तो देखिए इसमें 20 ऑब्जेक्टिव बताए हैं। अगला जो वीडियो बनाएंगे, अभी और भी क्वेश्चन है इसमें बचा हुआ, कंप्लीट नहीं हुआ है। 20 क्वेश्चन कल बताएंगे। देखिए इसमें कुछ क्वेश्चन बचा हुआ है। ठीक है, तो कल हम लोग 20 क्वेश्चन करेंगे। 20 क्वेश्चन आज कर रहे हैं, 20 क्वेश्चन आपको कल भेजेंगे, है ना। अब कोशिश करेंगे कि हम रेगुलर कम से कम 20 ऑब्जेक्टिव आपको प्रोवाइड करते रहे और आप एग्जाम का अच्छा से तैयारी करते रहिए। ठीक है, चलिए, थैंक यू।